हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडी संकल्प। आज हम इस सेशन में ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रसिद्ध तट एवं बंदरगाह पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा भारत का प्रायद्वीपीय भारत, जिस पर हैं कई सारे तट। तो ये प्रमुख रूप से हैं तट। गुजरात तट गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, सर क्रीक से लेकर के सिलवासा तक। तो ये जो सर क्रीक है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो ये यहाँ से इस विवादित क्षेत्र यानी सर क्रीक से लेकर के सिलवासा तक के क्षेत्र को गुजरात तट कहते हैं, और सिलवासा से लेकर के पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, तो यहाँ तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। ये कोंकण तट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाया करता है। और पणजी से लेकर के मंगलौर तक, मंगलौर कर्नाटक में है, तो मंगलौर तक कनारा तट, कनारा। फिर मंगलौर से लेकर के कमोरिन तक, कन्याकुमारी के पास है कमोरिन, तो इसे मालाबार तट कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है ये इसी मालाबार तट पर ही सबसे पहले आता है। ये मालाबार तट केरल के क्षेत्र में पड़ेगा, मालाबार। और कमोरिन से लेकर के कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से लेकर के ब्रह्मपुर तक, ब्रह्मपुर है उड़ीसा में, तो इस क्षेत्र में पड़ता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। फिर ब्रह्मपुर से लेकर के दीघा, दीघा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इस क्षेत्र में पड़ता है उत्कल तट, उत्कल। आप इस रूप में भी इन तटों को समझ लीजिए। तो सर क्रीक से लेकर ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये पूर्वी साइड का भारत पड़ेगा इधर, और ये पश्चिमी साइड का भारत। तो सर क्रीक से लेकर के सिलवासा तक गुजरात तट पड़ता है, और गुजरात तट पूरा का पूरा गुजरात क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत। फिर सिलवासा से लेकर के पणजी तक, पणजी कहाँ है, गोवा की राजधानी, तो सिलवासा से पणजी तक कोंकण तट है। कोंकण तट के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा ये दो क्षेत्र आते हैं, मतलब दो राज्य आते हैं। फिर पणजी से लेकर के मंगलौर तक कनारा तट है, और कनारा तट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य, गोवा और कर्नाटक, तो ये आ जाएगा। फिर मंगलौर से कन्याकुमारी तक, इसमें आ जाएगा मालाबार तट। और ये मालाबार तट किस राज्य के अंतर्गत आएगा, केरल राज्य। ऐसे ही पूर्वी साइड का जो पूर्वी तट है उधर, तो दीघा से लेकर के ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर है उड़ीसा में, तो इस क्षेत्र में उत्कल तट आता है, और उत्कल तट है पूर्ण रूप से उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। फिर ब्रह्मपुर से लेकर के कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार है, उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश और कुछ बहुत उड़ीसा, तो ये दो क्षेत्र आ जाएंगे। फिर कृष्णा नदी से लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट आता है, कोरोमंडल तट, और ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्य क्षेत्र में पड़ता है। तो ये है टोटल तटीय क्षेत्र। गुजरात तट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट हैं तट जो याद करने से संबंधित है। तो गुजरात तट में एक है कच्छ तट, कच्छ तट, तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी पड़ती है इस साइड में, तो उसी के नाम से कच्छ तट नाम दे दिया गया। ये सर क्रीक से लेकर के कांडला तक के क्षेत्र में पड़ता है, तो कच्छ तट। और फिर ओखा से लेकर के ओख से दीव तक पोरबंदर तट आ जाएगा, ओखा से दीव तक ये पोरबंदर तट। फिर दीव से लेकर के खंभात तक गोविलवाड़ ये आ जाएगा। और फिर खंभात से लेकर के, इस क्षेत्र में खंभात की खाड़ी पड़ती है, तो इसी नाम से ये यहाँ पर है। तो खंभात से लेकर के सिलवासा तक सौराष्ट्र तट या फिर गुजरात तटीय मैदान ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पोरबंदर तट और कच्छ तट, ये दो इम्पॉर्टेंट तट हैं। इसमें किस तट के आसपास कौन सी नदी पड़ेगी ये दिखाया गया है, और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्कल तट पर स्वर्णरेखा नदी और ऋषिकुल्या नदी, ये दो नदियाँ आती हैं उत्कल तट पर। वहीं उत्तरी सागर तटीय क्षेत्र में गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये दो नदियाँ आ जाती हैं। वहीं कोरोमंडल तट की बात करें तो पेन्नान नदी, कावेरी नदी और वैगई नदी, ये तीन नदियाँ आ जाएंगी कोरोमंडल तट पर।
पांडिचेरी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पांडिचेरी के अंतर्गत ये मान लीजिए 4 जिले हैं, यनम, पांडिचेरी, कराईकर, माहे। तो ये किस तट पर, किस राज्य में, कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये सब है। तो पूर्वी तट के अंतर्गत पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें पूर्वी तट के अंतर्गत कोरोमंडल तट पर यनम और पांडिचेरी तथा एक है कराईकर, ये 3 जिले पड़ते हैं। तो आंध्र तट के अंतर्गत यनम पड़ जाएगा और तमिलनाडु तट के अंतर्गत पांडिचेरी और कराईकर। ये तो रही अंदर की बात, इसे छोड़िए। कोरोमंडल तट पर यनम, पांडिचेरी और कराईकर, ये 3 पड़ते हैं जिले। और पश्चिमी तट में मालाबार तट के अंतर्गत केरल पड़ता है मालाबार तट, तो वहाँ पर है माहे। तो माहे कहाँ है? केरल में। पांडिचेरी और कराईकर तमिलनाडु में और यनम आंध्र प्रदेश में, तो ये पड़ जाएंगे। टोटल 4 जिले हैं। कहाँ कौन सा जिला है ये पूछ लिया जाता है। तो माहे कहाँ है? केरल। कराईकल तमिलनाडु, पांडिचेरी तमिलनाडु और यनम ये आंध्र प्रदेश। ये रहे बंदरगाह। तो भारत में टोटल बड़े बंदरगाहों की बात की जाए तो 13 हैं। अगर पूछ लिया जाए पूर्वी तट पर कितने हैं, पश्चिमी तट पर कितने हैं, कहाँ कौन कितने हैं, तो पूर्वी तट पर टोटल 6 हैं, पश्चिमी तट पर 6 हैं और एक यूनियन टेरिटरी जो आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार है वहाँ पर 1 है। तो ये 6, ये टोटल कितने हो गए? 13। तो 6 मतलब 6 हो जाएंगे 13। तो ये हो गए टोटल 13 बड़े बंदरगाह। अब नाम देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू ये भी महाराष्ट्र में। मार्मुगावो ये पड़ेगा गोवा में। न्यू मंगलोर कर्नाटक। कोच्चि केरल। पीओ चिदम्बरम इसे पहले तूतीकोरिन कहा करते थे, तो ये तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। एन्नौर तमिलनाडु, मतलब टोटल 3 है तमिलनाडु में। फिर विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश में। पारादीप ये है उड़ीसा में। और कोलकाता ये है पश्चिम बंगाल में। ये हैं टोटल 6। और एक पोर्ट ब्लेयर नाम से है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो होगा टोटल ये 13 बंदरगाह। इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं तट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो भी तट हम लोगों ने पढ़े हैं। गुजरात तट, कनारा तट है ना, उससे तो जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये जो एस्चुरी बनाती हैं ये गुजरात तट पर बनाती हैं। गुजरात तट। तो नर्मदा नदी यहाँ से आती है, ताप्ती नदी भी यहाँ पर आती है। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ बनाएंगी अपना एस्चुरी? गुजरात तट के अंतर्गत। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि मानसून किस तट पर आता है, भारत का जो ग्रीष्मकालीन मानसून है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर भारत में जो सबसे लंबे समय तक मानसून टिकता है वो वाला मानसून, तो ये सारे जितने भी मानसून हैं ये सब कहाँ से आते हैं? मालाबार तट पर आते हैं। सबसे पहले यहीं पर आते हैं, यहीं पर बारिश कराते हैं और भारत में एंटर होते हैं। तो ये हो जाएगा मालाबार तट। कोंकण तट पर एक ट्रेन चलती है कोंकण के नाम से ही, तो कोंकण रेलवे नाम दिया गया है इसे। रोहा से मंगलौर तक। तो महाराष्ट्र में है रोहा, तो वहाँ से चलना स्टार्ट होती है और मंगलौर तक आती है। तो कोंकण के नाम से है। तो याद रखना कोंकण किससे ओर है? पश्चिमी घाट पर कोंकण, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा कोंकण तट। कोंकण रेलवे के नाम से कोंकण तट या कोंकण तट के नाम से कोंकण रेलवे। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली, दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली कौन सी नदी को डेल्टा बना, जो कावेरी नदी है वो कहाँ पर डेल्टा बनाती है? तो क्या हो जाएगा उसके लिए? कोरोमंडल तट। क्योंकि कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये क्षेत्र कोरोमंडल तट का, और यहीं पर आती है कावेरी नदी। ऐसे ही कोरोमंडल तट पर एक पुलिकट झील भी है। तो ये मान लीजिए तमिलनाडु का क्षेत्र ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पुलिकट झील पड़ेगी और ऐसे एक कावेरी नदी आती है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पड़ रही हैं? कोरोमंडल तट पर। और उत्कल तट पर 2 चीज़ें पड़ती हैं, 2 झीलें हैं। एक भीतर का मैंग्रोव्स हैं और दूसरा चिल्का झील।
तो ये कहाँ पड़ा है? उत्कल तट पर। और उत्कल तट कहाँ है? उड़ीसा में। तो याद रखना कौन कहाँ पड़ता है, हो सकता है कभी कभार आ जाए। फिर दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध नदी है दक्षिण भारत की, महानदी। तो ये महानदी अपना डेल्टा कहाँ बना रही है? उत्कल तट पर, यानी कि उड़ीसा में। ऐसे ही गोदावरी नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाएगी, किस तट के अंतर्गत? तो उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा कुछ नदी और उसके डेल्टा किस तट पर बन रहे हैं, ये सब। अब देख लेते हैं बंदरगाह से संबंधित क्या इसके इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत टोटल जो तटीय रेखा की लंबाई है 5600 किलोमीटर। उसी क्षेत्र में हमारे जितने भी बंदरगाह हैं, फेमस वाले प्रसिद्ध 13 बंदरगाह, वो सब पड़ते हैं। तो एक है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ था? गुजरात में। गुजरात में ऐसा था, तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह पड़ रहा था। तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर ज्वार बहुत सारे आते हैं, आए दिन ज्वार आते रहते हैं, मतलब ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा में से कौन सी कंडीशन आ रही है? ज्वार की। तो ज्वारीय बंदरगाह यहाँ पर, इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और इस बंदरगाह को सेज के अंतर्गत रखा गया। सेज यानी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इसे रखा गया है। और इस नाम को दीनदयाल बंदरगाह नाम से भी जाना जाता है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह नाम दे दिया गया। सेकंड है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह में क्या खासियत है कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और 4 ऑप्शन हो, तो कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला बंदरगाह है। यहाँ पर हमेशा आयात निर्यात चलता रहता है और एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। अगर देखा जाए पश्चिम में जितने भी बंदरगाह पड़ेंगे, ये पश्चिम का क्षेत्र, ये पूर्व का क्षेत्र, तो पश्चिम में जितने भी बंदरगाह वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं, मतलब नेचुरल रूप में हैं। और ये मुख्य भूमि तक, जहाँ पर जो जहाज आएंगे पानी वाले, वो मुख्य भूमि तक आ जाते हैं, मुख्य भूमि तक। लेकिन जो पूर्व का क्षेत्र है, पूर्वी भारत के जो तट हैं, वहाँ पर मुख्य भूमि तक बंदरगाह नहीं जहाज जो है वो नहीं आ पाते हैं मुख्य भूमि तक। तो क्या होता है कि खुदाई की करवाई जाती है समय समय पर। तो ये बंदरगाह कृत्रिम रूप से फेमस है। तो पूर्व के जो बंदरगाह क्यों कृत्रिम रूप से फेमस है? क्योंकि ये मुख्य भूमि तक आराम से नहीं आ पाते हैं, तो उनको लाने के लिए मुख्य भूमि तक वहाँ की जो बालू होता है या फिर वहाँ का जो गाद है तटीय क्षेत्र में, वो सब साफ कराया जाता है। तो वो कृत्रिम रूप से बंदरगाह बन जा रहा है। तो पूर्व के कृत्रिम और पश्चिम वाले प्राकृतिक। तो इसीलिए जो मुंबई बंदरगाह है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ साथ ये सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है, मुंबई बंदरगाह, सॉल्सेट द्वीप। नेक्स्ट है न्हावा शेवा, न्यू मुंबई इसे कहते हैं, न्यू लिख गया है, न्यू है ये। तो इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह वर्तमान में इसे बताया जा रहा है। और यह पूर्ण रूप से यंत्र चालित बंदरगाह है। यहाँ पर मतलब जितना भी काम होता है सब यंत्रों से ही होता है, इंसानों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट मार्मुगांव बंदरगाह। तो मार्मुगांव कहाँ है? गोवा में। और पूछा जाता है कि यह किस नदी पर है बंदरगाह? तो जुआरी नदी। यहाँ सब जुआ ज़्यादा खेलते हैं ना, तो जुआरी नाम दे दिया। तो जुआरी नदी हो जाएगी। और ये जुआरी नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी अभी बताएंगे। एस्चुरी पश्चिम में एस्चुरी का निर्माण, सारी नदियाँ मतलब लगभग नदियाँ एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पर पड़ेगा? केरल में। और इस कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की क्वीन बोलते हैं, रानी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जहाज का आवागमन है पानी वाले, उन सबको बहुत आराम से हो पाता है इसीलिए। और इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को। ऐसे ही अरब सागर की रानी किसे कहा जा रहा है? कोचीन को। तो ये दोनों का काम एक ही जैसा है, इसीलिए पूर्व का वेनिस कह दिया गया कोचीन को। और वहाँ पर जहाँ वेनिस है इटली में, वहाँ पर कोचीन कह दिया जाता है। पश्चिम का कोचीन कौन है? वो वेनिस। और ये जो कोचीन है ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन नाम से एक राजधानी भी है किसी देश की, याद करो।
न्यूजीलैंड जो है देश, न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी है वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। और भारत में भी वेलिंगटन नाम से एक द्वीप है, तो हम भी उनसे कोई कम नहीं है, नाम रख लिए वेलिंगटन। ऐसे ही एक चेन्नई बंदरगाह है, ये पड़ेगा पूर्व साइड में, भारत में पूर्व क्षेत्र में, पूर्वी तट के पास, यहाँ पर तमिलनाडु के अंतर्गत। तो यह एक प्राचीनतम बंदरगाह है, प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है। और ये कृत्रिम बंदरगाह है, अभी बताया ना, कृत्रिम बंदरगाह जो पूर्व में पूर्वी तट पर जितने भी बंदरगाह होंगे वो कृत्रिम होंगे। और किस लिए कृत्रिम है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ का जो गाद है या फिर जो बालू आ जा रहा है डेल्टा, नदी डेल्टा के कारण, तो वो सब साफ़ करने के लिए, ताकि जो जहाज़ है पानी के वो सब मुख्य भूमि तक आ जाएं, इसके लिए तो ये सब कृत्रिम हो जा रहे हैं। ऐसे मुंबई के बाद अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई, ये चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा किस लिए? क्योंकि इधर सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं, और जब गहरा ही करना तो जितना गहरा करना हो मन उतना कर लो। तो विशाखापत्तनम वालों ने अपना गहरा कर लिया बंदरगाह। नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी एक नदी है, महानदी, तो उसके डेल्टा पर बना हुआ है पारादीप बंदरगाह। और नेक्स्ट, कोलकाता बंदरगाह, यह हुगली नदी पर है। हुगली गंगा की वितरिका है। वितरिका किसे कहते हैं? जब कोई मुख्य नदी आती है और उससे एक धारा अलग हो जाती है तो उसे नाम दे देते हैं वितरिका। तो ये हुगली नदी क्या है? एक वितरिका, उसी पर हल्दिया बंदरगाह है। और यह जो बंदरगाह है पूर्ण रूप से प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि यह नदी पर बसा हुआ है तो प्राकृतिक। अब नदी है तो उसका जल गहरा होगा, जब नदी का जल गहरा है तो आराम से मुख्य भूमि तक, जो नदी का तट होगा वहाँ तक आराम से जहाज वगैरह सब पहुँच जाएंगे। तो एक प्राकृतिक रूप में आ गया बंदरगाह। एक नदी पत्तन है। नदी पत्तन क्यों है बता ही दिया। और ज्वारीय है। अब यहाँ पर ये ज्वारीय क्यों है, अब इसके बारे में जान लीजिए। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर ज्वार वगैरह आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ज्वार आते रहते हैं, इसीलिए ये हो गया ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय पानी से ही इस नदी में थोड़ा बहुत पानी भी पहुँचता है ज्वारीय गतिविधियों के कारण। और इसके साथ साथ अगर इस बंदरगाह में पानी के जल स्तर को बढ़ाना है तो उसके लिए एक कृत्रिम बांध भी बनाया गया है, फरक्का बांध। तो पूछा जाता है फरक्का बांध कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसकी क्वालिटी क्या हो गई कि ये कृत्रिम बंदरगाह हो, किस लिए बनाया गया है? ताकि ये जो हल्दिया बंदरगाह है इसका जल स्तर को अगर कम पड़ जाए किसी तरीके से तो उसे बढ़ाया जाए। जब जितना ज़्यादा जल स्तर होगा और बंदरगाह उतना ही हेल्दी होगा, तो इसलिए ये फरक्का बंदरगाह बनवा दिया गया। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, स्टार्टिंग में बता दिए थे। अगला देख लेते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर क्या है। तो अंतर जानने से पहले ये जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी कि आखिर अंतर है क्यों। तो जब महान हिमालय का, ये जो हिमालय है उसकी श्रेणियों की जब उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय भारत जो है, भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये दोनों एक ही हुआ करती थी। इसे कहते हैं भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, मतलब उसके नीचे, यूरेशियाई प्लेट के नीचे चली जाती है। जो चीन वाला क्षेत्र है उसके नीचे भारत की जो प्लेट थी वो चली जाती है। तो होता क्या है कि जो पठारी भाग है, मतलब हमारा ये क्षेत्र, तो उसका पश्चिमी भाग, ये सिरा टूट कर अरब सागर में चला जाता है। जब टूट कर ये अरब सागर में चला जाएगा तो वहाँ पर पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियों की रचना हो जाती है। एक क्षेत्र नीचे चला गया तो एक कगार के रूप में बाकी जो भाग बचा वो एक कगार के रूप में खड़ा रह गया। तो इससे पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे अनाई मुड़ी हो गई और नीलगिरी, ये सारी, इन सभी पहाड़ियों की रचना होती जा रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो
भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो यूरेशिया प्लेट के नीचे छेपित हो गई, यानी उसके नीचे चली गई। तो उसके परिणाम स्वरूप ये सारी गतिविधियाँ हुई और पश्चिमी घाट का अवतार हुआ। और एक बात भी पूछी जाती है कि क्या पश्चिमी घाट की पहाड़ी एक पर्वत है या फिर कोई कगार। तो क्या हो जाएगा, अब जब इतनी घटनाएं घटी हैं, मान लीजिए कोई एक प्लेट है बराबर, और एक उस प्लेट में आधा प्लेट टूट जाए और वो नीचे चला जाए और बाकी प्लेट ऊपर ही रह जाए, तो क्या होगा, जहाँ से वो क्रैक होकर नीचे गया है वो एक कगार के रूप में रहेगा। तो वही घटना यहाँ पे घट रही है कि बाकी जो पार्ट था वो सागर में चला गया और बाकी जो बचा है वो कगार के रूप में है, खड़ा हुआ है। तो उसी को हम पहाड़ियों का दर्जा दे रहे हैं। अगर पहाड़ी पर खड़े होगे तो लगेगा कि वो एक कगार के रूप में खड़ा हुआ है कोई चीज़, और नीचे से देखोगे तो वो पहाड़ी लगेगी। तो वो देखने का नज़रिया है बस अपना अपना। अब जब पश्चिमी तट, अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक क्यों हैं और पूर्वी तट के कृत्रिम क्यों हैं। तो जब पश्चिमी तट का कुछ क्षेत्र सागर में चला गया और कगार के रूप में बाकी क्षेत्र खड़ा रह गया, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो पानी है वो कगार जो क्षेत्र बचा है उसके बराबर से नीचे होगा, मतलब जो मुख्य भूमि से है उसके समतल रहेगा पानी। और पूर्वी तट पर क्या होगा कि पश्चिमी तट के बारे में बताना चाहेंगे। जो आप ये समझ लीजिए, आप जिस कुर्सी पर, जिस मेज़ पर बैठकर पढ़ रहे हैं उसी के इक्वल मेज के आधे स्तर तक मान लीजिए सागर का पानी भर जाए और ऊपर से कुछ नदियाँ आ रही हैं जो आपकी मेज है उसके ऊपर से, तो जो पानी गिरेगा वो कैसे गिरेगा, वो डायरेक्ट ही तो गिरेगा ना नीचे की ओर। ऐसा लगेगा कि झरना कोई जा रहा है, नीचे गिर रहा है। और वहीं तो जो ऐसी सिचुएशन बन रही है डायरेक्ट झरने की जैसी, तो उसे श्री बोल दिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सागर से नहीं मिल रही है बल्कि वो गिरते हुए पानी के साथ मिल रही है। और वही जो पूर्वी तट की नदियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, अब अपनी ही कुर्सी मेज को ही ले लीजिए, तो जो पानी है सागर का पानी जो अभी आधे स्तर तक आ रही थी आपके कुर्सी मेज के, वही पानी अब आपकी मेज कुर्सी के वही हल्का सा 1 बित्ता 2 बित्ता के बराबर नीचे थोड़ा है उसका स्तर, वहाँ तक आ रहा है पानी। तो जब कोई नदी आ रही है पूर्वी तट पर तो वो डायरेक्ट सागर से आराम से मिल जा रही है, उसका पानी नीचे झरने के तरीके से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डेल्टा बनने के, और वहीं इधर एस्चुरी बन जा रही है, मतलब झरने के तरीके से वो चीज़ गिर रही है। तो ये रहती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि यहाँ पर सारी चीज़ें प्राकृतिक क्यों हो रही हैं, यहाँ पर कृत्रिम रूप से। अगर बंदरगाह की बात की जाए तो यहाँ पर कृत्रिम रूप से बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाद वगैरह इकट्ठा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जब झरने के तरीके से कोई चीज़ गिर रही है पानी वगैरह, तो जो गाद जाएगा थोड़ा बहुत, वो बहुत दूर तक चला जाएगा, वहाँ पर रुकेगा नहीं, और यहाँ पर रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये रही यहाँ पर बंदरगाह के कृत्रिम होने के चांसेस और यहाँ पर प्राकृतिक होने की गतिविधियाँ। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के फेमस समुद्र तट और बंदरगाह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।